सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर टीम 06 में आप सबका स्वागत है। वीडियो नहीं आ रही थी बहुत टाइम से, अब आएगी वीडियो, कुछ टाइम बाद वीडियो आएगी। और आज बहुत स्पेशल दिन है और स्पेशल वीडियोस है। असोसुद्दीन साहब जो कि बनारस में आके तो ये नज़ारा देखने मिला, तो फुल वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ पर स्टेडियम में है मोर्चा की तरफ से सभी का स्वागत है। अपनी बात करता हूँ कि सम्मानित तिजारत मेरा ईमान नहीं है और हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। और मैंने भी समुद्र में बनाए हैं रास्ते, हमको मिटा पाना बहुत आसान नहीं है, हमको मिटा पाना बहुत आसान नहीं है। नमो बुद्धाय, जय ब्रादर, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर है। कृष्णा लेके जाइए कि वो वर्ग के लोगों को सम्मान और अधिकार दिलाकर उनका बहुमुखी विकास करने के लिए बनाए हैं। 76 वर्षों की आजादी के बाद भी देश की आबादी का यहाँ पर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनके हाथ में डिग्रियां हैं उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। 2024 के चुनाव में मोदी जी और उनकी कंपनी को इस बनारस की धरती नहीं पूरे भारत की धरती से खड़े बना सके। आप सारे लोगों के जज्बातों का बढ़ा दिए हैं। लगता है कि जल्दी जल्दी असद साहब और डॉक्टर पल्लवी पटेल का नंबर आ जाएगा। और आज जिसलिए हम यहाँ जुटे हैं, हमारी आज ये जनसभा सफल होगी। जुनून का, आपकी ताकत का सम्मान करते हुए मोर्चा के अंतर्गत चाहे बनारस हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, मऊ हो, घोसी हो, जहाँ से भी मेरी सरदार भाव बहनों, मैं आप तमाम आता है आदरणीय सुनील चंद्रपाल जी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय समर्पित करते हुए भाई सोनेलाल पटेल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस मंच पे मंचासीन आज के हमारे अतिथि जो बातें कही मैं उससे मुत्तफिक बहाएगा। ओरिजिनल जबान पर आ गए, बेवकूफ बना रहे थे सारी दुनिया को और भारत के गरीबों को बेवकूफ बना रहे थे। भारत के हमारे अक्सरती तबके के हमारे इस तारीखी सरजमीन पर आपके दरमियान में शेर हिंद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर काबिल एहतराम इज्जत माब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं इस तारीखी सरजमीन बनारस में बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अब वक्त आ चुका है कि 75 साल की गुलामी से आज देश का मुसलमान पिछड़ रहा है। तमाम कमेटियों ने कहा कि इस देश का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजारे। इसी तरीके से आज जो मुल्क के हालात है वो बात किसी से छुपी नहीं है। अगर आज
अगर आज कृष्णा पटेल जी गुरगो, ये वही गांधी का देश है जिस देश में हिंदू और मुसलमानों के प्यारी है, तनख्वाहें कम हो चुकी है, बच्चों के लिए फीस देने का इंतजाम नहीं है। मेरे भाई नरेंद्र मोदी ने क्या किया, और एक बात सुन लीजिए, मोदी जी ने देश के आज हमारे देश में 5% लोगों के पास 60% देश की दौलत है। कितने? 5% लोगों के पास 60% दौलत है। देश के प्रधानमंत्री इस पर खुश होते हैं, इस पर खुश होते हैं। मोदी जी के आपने भारत के संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 39 को नहीं पढ़ा आपने। हमारे संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बना, सब में बांटी जाए, देश की दौलत सब में बांटी जाए। तो मोदी जी कह रहे नहीं नहीं, सब में नहीं बांटी जाएगी, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड देगा उसी को दौलत दूंगा। आपको पता है कि मोदी जी को 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है। कितना? 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड। जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया, मोदी जी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। और जो मोटा सेठ, कोई सेठ अगर किसी राजनेता को पैसे देता है तो वो अपनी मां के मरने का स्वागत करती हूँ, इस सम्मानित मंच का स्वागत करती हूँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ। सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ पत्रकार बंधु काम कर देते। अरे चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मिलकर अलायंस किया और सही कहा पल्लवी पटेल साहिबा ने कि जब से पीडीएम बना, समाजवादी पार्टी और दीगर पार्टियों की तरफ से ये इल्जाम हम पे लगाया जा रहा है कि हम भी टीम है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से कि 2014 का लोकसभा का चुनाव आप हार गए, क्या आप मोदी से सौदा करके हारे थे? 2017 का विधानसभा का चुनाव आप हार गए, क्या आपने योगी आदित्यनाथ से कोई डील कर ली थी? फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, फिर अखिलेश यादव हार गए। बताओ क्या आपने कोई ऐसी डील कर ली थी कि आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो? अरे 2022 का फिर से विधानसभा का चुनाव आया। मेरे भाई, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि अपनी जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अरे अखिलेश यादव, तुम्हारा आधा परिवार नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चाय पी रहा है, तुम उनको रोक नहीं पाते और हमसे कह रहे हैं कि जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अखिलेश यादव, जान तो हम ही दे रहे हैं ना। बुलडोजर से घर तो मेरा ही टूट रहा है, मेरे ही पैर पर गोलियां मारी जा रही हैं, मुझे भी तो जेल में जहर दे दिया गया। मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं। मैं एक पूर्व सांसद हूं, कोर्ट ने मुझे सजा दी, मैं 10 पुलिस वालों के साथ चल रहा हूं अखिलेश, और कोई फरीक से आकर मुझे गोली मार देता है। तुम्हारी जबान से उसका नाम नहीं निकला जिसका नाम मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
हजारों मदरसे मुतासिर हो गए, लाखों बच्चे मदरसे में पढ़ते, मगर समाजवादी पार्टी बोल नहीं सकती, अपने जबान से मदरसों का नाम नहीं ले सकती। और याद रखिए, समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि आप भैया के लिए जान कुर्बान करो और दरी बिछाओ। हम पीडीएम आपसे कहने आई है कि आप मुत्तहदा तौर पर पीडीएम का साथ दीजिए, तो एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला अखिलेश यादव दरी भी बिछाएगा, आपके लिए जान भी कुर्बान करेगा। कब तक आप लोग, हमारा हाल ऐसा है कि भैया के साथ बैठकर एक फोटो ले लिए तो समझते कि बहुत बड़ा तीर मार लिए। छोड़ो इन चीजों को। क्या तुम में काबिलियत नहीं है? क्या तुम अखिलेश यादव की तरह नेता नहीं बन सकते? बन सकते इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ एतमाद की जरूरत है। ये जो हमने अपने दिमाग में ये जहनियत बिठा ली कि नहीं हमको इनके पीछे चलना है। अरे भाई, तुम दुनिया में इसलिए आए ताकि तुम दुनिया की इमामत कर सको। तुम दुनिया में इसलिए नहीं आए कि तुम पीछे चलो। अरे पीछे चलते कौन है? जो जानवर मवेशी के पीछे जानवर चलते हैं। हम इंसान है, याद रखो। ऊपर वाले ने आपको सोचने और समझने की सलाहियत दी है और आप अपने दिलो दिमाग पर जोर डालो। अब क्या बचा बताओ? अब यहां से तो उठना ही है ना, और नीचे तो नहीं जा सकते, यहां से उठना ही तो है। मगर आज भी आकर हमारे दरमियान में बाज लोग कहते हैं कि नहीं, अगर कोई मोदी से मुकाबला कर सकता है तो फुला है, पूर्व मुख्यमंत्री है। अरे भाई, उसका आधा परिवार बीजेपी में जा चुका है, आधा परिवार बीजेपी में जा चुका है। इन्हीं के लोगों, इनके पार्टी के लोगों का पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाता है, इनका एमएलए जेल को चला जाता है। ये कभी जाकर मिलने तो छोड़ो, इनके परिवार से पूछते तक नहीं कि बताओ तुम्हारे क्या हालात हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बंदी हैं, ये जानते हैं कि आप कहीं पर नहीं जाने वाले हैं। आपके सामने सिर्फ बीजेपी का नाम लो, आप सब खामोश हो जाते हैं। अरे बताओ, यहां पर जिस जगह पर मैं खड़े होकर अल्लाह ने मुझे मौका दिया आपसे कुछ बात करने का, इस शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी हैं। बताइए, आप 10 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने आकर पूछा कि हमारे अंसारी भाइयों के घर में कभी चिराग जलता है या नहीं जलता है? क्या नरेंद्र मोदी ने बुनकरों की सहूलत के लिए कुछ इकदाम किए? नहीं किए। क्या नरेंद्र मोदी ने, मोदी का नाम लिए तो आवाज क्यों कम है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, प्रधानमंत्री है, बुनकरों का बिजली की कीमत कम नहीं होती। अगर किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है तो मीटर ट्रांसफर नहीं होता। बताओ, कौन सी जिंदगी में हमारे जिंदगी के कौन से शोबे में, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमसे इंसाफ क्या? मुझे बताओ। मेरी इस बात का सोचो, मेरी इस बात को अभी जवाब मत दो। तुम जब अपने घर को जाओगे, अपने बुजुर्गों के सामने बैठकर पूछो कि दीवाना शेरवानी पहनकर आया था, जिसके सर पर टोपी थी, वो ये सवाल हमसे करके चला गया कि हमारे जिंदगी के कौन से शोबे में, भारत के कोने कोने में इसलिए नहीं जाता हूं कि मेरी अना को तस्कीन पहुंचे। अरे मैं इसलिए जाता हूं कि अल्लाह ने मुझे एक मुकाम दिया है। मेरी जिंदगी का चिराग कब खत्म हो जाए मुझे पता नहीं है, मगर मैं अपनी खबर में जाने से पहले ये कोशिश कर रहा हूं कि तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो, तुम कायद बनो, तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनो, तुम ताकतवर बनो, ताकि तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके। मेरे भाई,
मैं आपके छात्रों का कभी मोटा, मैं किसी बात से डरने वाला नहीं हूं। जमहूरियत के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी एक इंसान था। मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था, जहर देकर मार दिया। वो शहीद है, वो शहीद है। और शहीदों के बारे में कहा गया कि उनको मुर्दा कभी मत कहो, वो जिंदा है, उनको विदा मिलती है। मगर उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी। उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी और उसमें नाकाम साबित हुए। जिम्मेदारी उनकी है। याद रखो, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता मेरे भाई। अगर इख्तिदार किसी के पास रहता, कौन किया